तो कहानी की शुरुआत सिमोन और उसके साथियों से होती है, जिनकी गाड़ी के पीछे अपोलो कंपनी के काफी सारे हंटर्स लगे हुए थे ताकि वो सिमोन के भाई रेशमस को पकड़ सकें। अब उस दौरान उनका एक साथी पैट्रिक गाड़ी चला रहा होता है, जिसकी ड्राइविंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की थी और वो खुद सामने मौजूद सामान से बचते हुए हंटर्स की गाड़ियों को ठुकवा रहा था। तब वो जैसे तैसे अपने साथियों के साथ काफी आगे आ जाता है, मगर एक ब्रिज के पास अपोलो कंपनी के काफी सारे हंटर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं, जिस दौरान सिमोन, रेशमस और बाकी सबको गन पॉइंट पर ले लिया गया था। और उसी दौरान एक गाड़ी से सिमोन के पिता फेडरिक, जो अपोलो कंपनी के लिए ही काम करता था, वो आता है, जिसको देखकर सिमोन पूरी तरह से शॉक हो गई थी। अब वैसे ही इस कहानी के सेकंड सीजन का फर्स्ट पार्ट है और इसके पहले सीजन के वीडियोस को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अभी फेडरिक डरते हुए सिमोन के पास आकर उसको चुपके से एक एड्रेस देते हुए रेशमस की जान बचाने के लिए उसको वहां लेकर जाने को कहता है, क्योंकि वहां याकूब नाम का एक वायरस एक्सपर्ट था जो रेशमस की जान बचा सकता था। अब फेडरिक इससे आगे कुछ बात कर पाता उससे पहले ही कीरा नाम की एक हंटर पीछे से फेडरिक को शूट करके सिमोन और रेशमस के सामने ही खत्म कर देती है, क्योंकि उसको कंपनी के बॉस ने ऑर्डर दिए थे कि वो फेडरिक को खत्म कर दे, क्योंकि उसको पता चल गया था कि फेडरिक ने ही ड्रामे करके लास्ट पार्ट में सिमोन और उसके साथियों को लैब से भगाया था। ये देखकर तो सिमोन और रेशमस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक तो वो इतने सालों बाद अपने पिता से मिल पाए थे और किरण ने उनके सामने ही फेडरिक को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से रेशमस को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और तब उसके गुस्सा होते ही अचानक से उसके पास मौजूद सोल्जर्स उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्ट होकर मर जाते हैं, जो देखकर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसके बारे में पता चलने पर ही पिछले पार्ट में अपोलो कंपनी के बॉस के होश उड़ गए थे। खैर, अभी मार्टिन सबका ध्यान भटक जाने से जल्दी से एक हंटर की गन को छीनकर कुछ पर फायर करता है और अपनी पूरी टीम के साथ एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, जिसके बाद सबकी जान बचाने के लिए उसने थोड़ा सा दूर जाते ही सबको कार से उतार दिया था और बाद में रोड पर जाकर गाड़ी की फुल स्पीड करके वो खुद भी गाड़ी से कूद गया था, जिसकी वजह से गाड़ी आगे सीधे रोड पर भागती रहती है, जिससे बाकी सब हंटर्स कंफ्यूज होकर उस गाड़ी के पीछे चले जाते हैं और वहीं मार्टिन वापस से सबके साथ आकर आगे बढ़ने लगता है। तब रास्ते में सिमोन ने मार्टिन को उस एड्रेस के बारे में भी बता दिया था जो मरने से पहले फेडरिक ने उसे बताया था। तब रेशमस को वापस से पहले जैसा नॉर्मल करने की उम्मीद में मार्टिन और बाकी सब भी वहां से जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो जगह असल में उनके एरिया से काफी ज्यादा दूर थी और वहां जाने में उन्हें कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का समय लगने वाला था। पर वह ऐसा करने का डिसाइड कर चुके थे और अभी वो पास के एक सप्लाई स्टेशन में जाकर वहां से काम की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। उस दौरान रेशमस अपने आप को शीशे में देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से वो हंटर्स उसके अंदर मौजूद वायरस से इन्फेक्ट कैसे हो गए, जबकि वो इतने समय से सिमोन और बाकी सबके साथ था, लेकिन उन्हें उसके पास रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी सिमोन उसके पास आ जाती है, जहां रेशमस से बात करके उसको पता चलता है कि रेशमस उन हंटर्स की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, जिसकी वजह से उसको बुरा भी लग रहा होता है। इवन कहीं ना कहीं उसके हिसाब से सिमोन और बाकी सबको भी इससे दूर रहना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर मौजूद वायरस और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन सिमोन इस बात से एग्री नहीं करती और उन दोनों की काफी बहसबाजी होने के बाद रेशमस आगे से इस तरह की बात न करने के लिए मान गया था। वहीं किरा और उसके साथी ने अपोलो कंपनी के बॉस को सामने से जाकर भी सारी घटना के बारे में बता दिया था, जिसके बारे में सुनकर बॉस शुरू में तो परेशान हो गया, लेकिन तब कुछ सोचते हुए वो और ज्यादा खुश होकर जल्दी से जल्दी रेशमस को पकड़ कर लाने को कहता है, जिस पर किरा भी मान गई थी। वहीं जैसा कि सबने याकूब के ठिकाने की तरफ जाने का डिसाइड किया था, इसलिए मैप को देखकर वो वहां जाने का रूट डिसाइड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो पास में मौजूद समंदर से जाकर अपने रास्ते को थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, जिसके बाद बस 2 दिन की वॉक करके वो याकूब के ठिकाने तक पहुंच जाते। अब जैसा कि अभी के टाइम पर सारी चीजें एक तरह से पब्लिक ही थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही एक बोट मिल जाती है, जिसकी मदद से वो कुछ समय ट्रैवल करके किनारे तक आ गए थे, जहां से अब वो चलना चालू करते हैं। और 2 दिन तक लगातार चलने के बाद वो एक अजीब से पेड़ के पास पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से काला था और उसमें से काले कलर का ही एक चिपचिपा फ्लूइड भी निकल रहा था। तब ये देखकर रेशमस उस ट्री के पास जाकर उससे और ज्यादा ध्यान से देखने लगता है, लेकिन तभी सिमोन उसको उनके पीछे आने को कहती है, क्योंकि वो ट्री काफी ज्यादा अजीब था और हो सकता था कि वो फ्लूइड भी खतरनाक हो। तब रेशमस भी उसकी बात मानकर सिमोन के पास वापस चला गया और अब वो थोड़ी देर और आगे बढ़ते हुए 2 साइंटिस्ट को सूट पहनकर वैसे ही ब्लैक पेड़ के पास कुछ करते देखते हैं, जहां शुरू में तो वो दोनों ही इतने सारे लोगों को देखकर शॉक हो गए थे,
पर तब मार्टिन भी अपने ग्रुप को उनसे दूर रहने को कहता है क्योंकि वो लोग खतरनाक भी हो सकते थे। लेकिन तब फी नाम की साइंटिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें उन पेड़ों के बारे में बताने लगती है जो असल में खुद भी बहुत खतरनाक वायरस का शिकार हो गए थे, और वो फ्लूइड असल में बहुत ज्यादा खतरनाक था। तब ये सुनकर बाकी सबको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए फी का असिस्टेंट तुरंत उस फ्लूइड को एक बर्ड पर लगाकर उसमें आग लगाता है, जिसकी वजह से तुरंत पास के एरिया में मौजूद फ्लूइड जलने लग गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है और उन्हें जलाने से ही वो खत्म होता था। इस वायरस को अपने अरवा से दूर रखते थे। अब इस बारे में फी सबको बता ही रही थी कि तभी अचानक रेशमस जोर जोर से चिल्लाने लग गया था क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसको बुरी तरह से जला रहा हो, और ये देखकर तो सब बहुत ज्यादा डर गए थे। तब फी घबराते हुए जल्दी से रेशमस को उस पेड़ से दूर हटने को कहती है और रेशमस के ऐसा करते ही वो वापस से नॉर्मल हो गया। ये देखकर तो फी के साथ साथ बाकी जने भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं, पर अभी फी को समझ आ गया था कि रेशमस में कुछ तो अलग बात है। और अब जैसे ही उसको पता चलता है कि रेशमस रेन वायरस से इन्फेक्ट होकर भी नॉर्मल है और उसकी बॉडी से एंटीडोट बनाया जा सकता है, तो वो तुरंत ही उन्हें अपने साथ एक लैब में लेकर जाने लगती है जो असल में एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी थी, जो बाहर से तो कोई बर्बाद हुई फालतू जगह लगती थी, लेकिन वहाँ नीचे एक से एक एडवांस चीजें थी। तब फी उन्हें अपने साथ अपनी कंपनी के फाउंडर के पास लेकर जाती है जो असल में कोई और नहीं बल्कि याकूब था, जिसके पास फ्रेडरिक ने सिमोन से रेशमस को लेकर जाने को कहा था। खैर अभी सब जानने के बाद याकूब भी रेशमस की मदद करने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए वो खुद रेशमस के पास जाकर उसके सैंपल्स लेने लग गया था, और बाकी सारे जने जाकर फैसिलिटी को देखने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें रेशमस का इलाज पूरा हो जाने तक वहां पर ही रहना था। तब वो सबसे पहले बाहर के एरिया को देखते हैं जहां पर काफी सारे सिग्नल ब्लॉकर्स लगे हुए थे ताकि अपोलो कंपनी का कोई भी ड्रोन वहां पर ना आ सके, और अगर वो आ भी जाता तब भी सिग्नल ब्लॉक होने की वजह से बर्बाद हो जाता। साथ ही वहां सोलर पैनल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स भी थे और ढेर सारा खाना भी था जिसमें सब अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते थे, इसलिए सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तब एक स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि असल में ये पहले एक रिसर्च फैसिलिटी थी जिसको 80 वर्कर्स के हिसाब से रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब बस 12 लोग ही जिंदा बचे थे। वहीं याकूब अभी अपनी तरफ से रेशमस पे एक्सपेरिमेंट करने में लगा होता है, जिस दौरान उसको पता चला था कि असल में रेशमस की बॉडी के हर एक सेल में वो वायरस मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी याकूब के हिसाब से वो रेशमस का इलाज कर सकता था। खैर अभी याकूब फी के पास जाकर उसको बताता है कि रेशमस की बॉडी से वायरस को निकालना थोड़ा मुश्किल है और उन्हें ये जबरदस्ती करना पड़ेगा। तब ये बात सुनकर फी काफी ज्यादा परेशान होने लग गई थी क्योंकि इससे रेशमस को भी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ये दुनिया की भलाई के लिए बहुत जरूरी काम था, इसलिए फी इस बारे में जाकर डायरेक्ट सिमोन से बात करती है, जो खुद भी ये सुनकर पहले तो बहुत डरते हुए इसके लिए साफ मना कर देती है। तब फी उसको बताती है कि असल में जब पेड़ के ऊपर आग लगी थी और उसका असर रेशमस पर भी हो रहा था, उसका मतलब यही था कि आसपास मौजूद वायरसेस भी धीरे धीरे रेशमस के साथ कांटेक्ट बनाने लग गए थे, जो उसके अंदर मौजूद खास तरह के वायरस की वजह से हो रहा था, और ऐसे में आगे चलकर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब कहीं ना कहीं सिमोन को भी ये बात पता थी, इसलिए तब वो ना चाहते हुए भी याकूब के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की परमिशन दे देती है, जिसके लिए याकूब को रेशमस की बॉडी से स्पाइनल फ्लूइड चाहिए था। तब बाकी सारे वहां से बाहर चले जाते हैं और पहले तो सिमोन रेशमस के पास जाकर उसको संभालते हुए कहती है कि वो बस डरे ना क्योंकि उसके ऊपर नॉर्मल रूटीन टेस्ट होंगे। इतना बोलकर वो भी बाहर चली गई थी और याकूब एक आइसोलेशन रूम में अपने साथियों के साथ रेशमस का स्पाइनल फ्लूइड निकालने लग गया था। तब उससे होने वाले दर्द की वजह से रेशमस स्ट्रेचर पर गिरकर कांपने लगता है, लेकिन याकूब अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, मगर अचानक उसको रियलाइज होता है कि रेशमस की बॉडी से कोई फ्लूइड नहीं बल्कि काले रंग का वही वायरस का सैंपल बाहर आ रहा था। तभी अचानक से रेशमस की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसमें से ब्लैक कलर का अजीब सा स्मोक निकलने लगता है, जो देखकर पास के दूसरे आइसोलेशन रूम में बंद एक लड़की घबराने लग गई थी। और तभी उस स्मोक की वजह से याकूब और उसकी टीम ऑन द स्पॉट मारे गए। इसके थोड़ी देर बाद सिमोन के रूम में आने पर वो ये नजारा देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी और अभी वो स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े रेशमस को बाहर से ही आवाज देकर उठाती है। साथ ही रेशमस भी आसपास का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे कहीं ना कहीं समझ तो आ गया होता है कि ये सब लोग उसकी वजह से ही मरे हैं, लेकिन सिमोन उसको हड़बड़ाता देख उससे झूठ कह देती है कि धोखे से कमरे में मौजूद एक असिस्टेंट ने खतरनाक वायरस सैंपल का बीकर गिरा दिया था, जिसकी वजह से सब मारे गए। खैर अब तक वहाँ के सिस्टम को भी वहाँ खतरनाक वायरस से सबके मरने के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वहाँ का सिस्टम अब पूरे एरिया को साफ करने में लग जाता है।
आगे जब बाकी सबको याकूब और लैब एक्सपर्ट्स की मौत के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और सबसे ज्यादा सदमे में खुद फी थी, क्योंकि उसके पास याकूब और बाकी सब जितनी नॉलेज नहीं थी और ऐसे में वो रेशमस को सही करने की कोशिश नहीं कर सकती थी। खैर अभी के लिए वो अपने सभी मरे हुए साथियों को दफनाते हैं और बाद में सिमोन फी के पास जाकर उसको कंसोल करते हुए मोटिवेट करती है कि किसी भी हाल में उन्हें वायरस के एंटीडोट पर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस रेशमस नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर एक इंसान की जिंदगी का सवाल था। पर जैसा कि फी के पास रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। तब सिमोन उसको अपने पिता के कंप्यूटर के बारे में बताती है, जिससे ही उसके पिता ने इस वायरस को बनाया था। और वो कंप्यूटर उनके घर में ही हो सकता था, जो अभी इस शहर से थोड़ा सा दूर ही था। अब इस बात को जानने के बाद फी के हिसाब से उसको वो कंप्यूटर मिलने के बाद वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती थी। अब ये बात सुनकर सिमोन उसको लेकर आने का डिसाइड करती है, पर इसके लिए वो अपने साथ अपने ग्रुप को नहीं बल्कि बस मार्टिन को लेकर जाने वाली थी, जिस पर बाकी सब भी एग्री कर गए थे। तब जाने से पहले आखिरी बार सिमोन रेशमस के पास आइसोलेशन रूम में जाती है, जहां उसने उसको अपने पूरे प्लान के बारे में बताकर उसका ध्यान रखने को कहा था और बाहर से रूम को लॉक करके चली गई थी। अब वैसे रेशमस उसके प्लान पर तो एग्री था, लेकिन उसको काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि सिमोन इस बार उसके ज्यादा करीब नहीं आई थी और रेशमस को समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसके वायरस की वजह से अभी सिमोन भी डरी हुई है और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। वहीं मार्टिन अभी उसके पीछे से पैट्रिक को लिया और बाकी सारे टीम मेंबर्स का ध्यान रखने को कहता है और साथ ही उसने रोज पैट्रिक को सेफ्टी के लिए आसपास के एरिया को चेक करने को भी कहा था, जिस पर पैट्रिक भी मान जाता है। और अब इसके अगले दिन सुबह सुबह मार्टिन और सिमोन वहां से जरूरत का सामान लेकर सिमोन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तब रास्ते में मैप को देखकर उन्हें पता चलता है कि अगर वो रोड्स के रास्ते से जाएंगे तो उन्हें सिमोन के घर जाने में काफी दिन का समय लग जाएगा। इसीलिए वो लोग अब पहली बार अपनी मर्जी से जंगल के अंदर से जाने का फैसला करते हैं, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता था। पर अभी दुनिया को बचाने के लिए वो किसी भी तरह से खतरे को उठाने के लिए तैयार थे। तब किस्मत से अभी तो उनके सामने कोई भी खतरा नहीं आता और वो आगे बढ़ते हुए कुछ फेंसिंग्स को क्रॉस करके एक रेसिडेंशियल एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्टिन को एक वाटर कूलर में पीने वाला पानी भी मिल गया था, जिसको देखते ही मार्टिन उसको बोतल्स में भरने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर आसपास सूख रहे कपड़ों पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि पक्का आसपास कोई ना कोई जरूर रहता है। इसी की वजह से वो तुरंत ही अलर्ट होते हुए सिमोन के पास जाने लग गया था। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक सिमोन के पास एक औरत कैट ने आकर उसको गन पॉइंट पर ले लिया होता है, क्योंकि उसके हिसाब से सिमोन एक घुसपैठिया थी। तब सिमोन और मार्टिन दोनों उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि वो बस वहां से गुजर रहे थे और पीने के पानी को देखकर ही वो लोग वहां पर रुके थे। लेकिन कैट को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी वहां पर कैट का पति डेनिस भी आ गया, जिसको कहीं ना कहीं मार्टिन और सिमोन की बातों पर भरोसा हो गया था। इसलिए वो कैट से गन नीचे करने को कहकर मार्टिन और सिमोन को अपने घर में रात में रहने के लिए इनवाइट करता है। तब मार्टिन और सिमोन भी इस पर मान गए थे और रात में कैट उनके लिए काफी अच्छा खाना बनाती है, जो देखकर सच में सिमोन और मार्टिन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने दिनों बाद वो इस तरह का खाना खा रहे थे। उसी दौरान डेनिस उन्हें अपनी बनाई गई दारू भी टेस्ट करवाता है, जिसको पीकर सिमोन और मार्टिन को और ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। तभी अचानक से केट उनसे एक लड़के के बारे में पूछती है, जिसे अपोलो कंपनी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके डीएनए से एंटीडोट बनाया जा सकता था। और उसके बारे में पूछने के लिए अपोलो कंपनी के हंटर्स अक्सर वहां पर भी आते रहते थे। अब ये बात सुनने के बाद तो सिमोन और मार्टिन के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी और उन्हें समझ आ गया था कि केट असल में रेशमस के बारे में बात कर रही है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि रेशमस असल में सिमोन का ही भाई है। इसलिए अभी वो दोनों जैसे तैसे अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करके नॉर्मली बातों को संभाल लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी ना पता हो। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले गए थे, जहां नशे में होने की वजह से मार्टिन को तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन केट की बात सुनने के बाद सिमोन को रेशमस की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही होती। और अब रात में जब वो पानी के लिए नीचे की तरफ जाती है तो उस समय पर कैट और डेनिस के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी चल रही थी, जिसको सुनने के बाद तो सिमोन का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अपोलो कंपनी बस रेशमस की ही नहीं बल्कि सिमोन और उनके साथियों को भी तलाश रही थी। और कैट और डेनिस को सिमोन और मार्टिन के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से कैट तो उन्हें पकड़कर अपोलो कंपनी को देना चाहती थी, लेकिन डेनिस के हिसाब से अभी वो लोग उनके मेहमान थे और सच में वो काफी अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन्हें उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था।
तब ये बात सुनकर सिमोन जल्दी से मार्टिन के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है, मगर बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से मार्टिन अभी नहीं उठता। इसीलिए सिमोन अभी नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर रखी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां केट आ गई थी, जिसका इरादा डेनिस की बात ना मानने का था और वो खुद भी गन लेने के लिए ही आई थी ताकि वो बाद में सिमोन और मार्टिन को पकड़ सके। पर किस्मत से सिमोन उसको पहले उठाकर केट को ही गन पॉइंट पर ले लेती है। उतने में ही वहां डेनिस भी आ गया था, जो सिमोन को देखकर जैसे तैसे उसको शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। मगर केट तो अभी सिमोन को धमकाने की कोशिश में लगी हुई थी, जिसकी वजह से सिमोन से हड़बड़ाहट में गोली चल जाती है और केट का राम नाम सत्य हो गया। ये देखकर तो डेनिस ने बहुत ज्यादा गुस्से में सिमोन पर अपनी रिवॉल्वर तान दी थी, लेकिन किस्मत से उसके सिमोन को मारने से पहले ही वहां मार्टिन आकर डेनिस को धर दबोचता है और उसकी गन छीनकर उसको ही खत्म कर देता है। जिसके बाद सिमोन और मार्टिन दोनों ही वहां से भागकर जंगल में आ गए थे, जहां आकर सिमोन बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसको डेनिस और केट की जान जाने का काफी ज्यादा दुख था और उसने पहली बार किसी इंसान को अपने हाथों से मारा था। तब जैसे तैसे मार्टिन उसको समझाता है कि समय के इस फेज में दुनिया में तबाही का माहौल है और ऐसे में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी दूसरों की जान लेनी भी पड़ती है। अब सिमोन को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो अगले दिन वापस से अपने घर की तरफ जाना चालू कर देते हैं, जहां थोड़ी देर में वो सिमोन के टाउन पहुंच गए थे और सिमोन को अपने पुराने टाउन को देखकर अपनी बचपन की बातें याद आ रही थीं, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुश थी। लेकिन सिमोन के घर के पास पहुंचकर वो काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि सिमोन के घर के बाहर अपोलो के काफी सारे सोल्जर्स पहरा दे रहे थे, जिन्हें देखकर सिमोन को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए अभी मार्टिन और सिमोन पास की एक वैन के पीछे छुप जाते हैं और तब मार्टिन कुछ सोचते हुए प्लान बनाता है कि वो सामने की तरफ से उन हंटर्स पर फायर करके उनका ध्यान भटकाएगा और सिमोन पीछे से अंदर जाकर फ्रेडरिक के कंप्यूटर को पास वाले ब्रिज पर ले आएगी। तब सिमोन भी इस पर मान जाती है और अब सिमोन के वहां से थोड़ा सा दूर हटते ही मार्टिन हंटर्स पर गोलियां चलाना चालू कर देता है, जिससे किसी की मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन उनका ध्यान भटक गया था और अब वो सब लोग मार्टिन की तरफ गोलियां चलाने लग गए थे। तब मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए वैन के पीछे ही छुपा रहता है, पर अभी सिमोन के लिए सब काफी ज्यादा आसान हो गया होता है और वो बिना किसी दिक्कत के फ्रेडरिक के रूम में जाकर उसके कंटेंट को चेक करने लगती है, जिसमें सच में उस वायरस की सारी शुरुआती इंफॉर्मेशन थी। अब उस समय किसी ने सिमोन को स्नाइपर के निशाने पर ले रखा था, जो कोई और नहीं, असल में वही स्नाइपर कीरा होती है, जिसने सिमोन के सामने फ्रेडरिक को जान से मारा था। उसके पास फिलहाल पूरा मौका था कि वो सिमोन को खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और सिमोन को वहां से कंप्यूटर को लेकर जाने देती है। वहीं अब तक दो हंटर्स ने मार्टिन के पास आकर उसे गन से मारते हुए बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो उसको एक वैन में डाल देते हैं। लेकिन अभी मार्टिन हिम्मत नहीं हारता और अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो एक हंटर से बातचीत करते हुए उससे सुट्टा मांगता है और बॉयज के रूल्स के अकॉर्डिंग सुट्टा मांगने पर दुश्मन को भी मना नहीं करना चाहिए। तब हंटर भी उसको सुट्टा दे देते हैं और दूसरे वाला हंटर उसका सुट्टा जलाने के लिए आगे आ गया, पर मार्टिन ने वैन में पड़ी दारू की बोतल को उठा लिया था, जिसको वो जलते हुए लाइटर पर फेंक कर हंटर के कपड़ों में आग लगाता वो वहां से भाग गया। जिसके बाद वो हंटर अभी मार्टिन का पीछा करने की हालत में नहीं थे और वहीं मार्टिन अभी ब्रिज के पास सिमोन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं अब तक कीरा के साथी भी सिमोन और मार्टिन का पीछा करना चाहते थे, लेकिन कीरा कुछ सोचते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करती है और वापस से बेस पर चलने को कहती है, जिस पर वो लोग भी मान गए थे। वहीं पैट्रिक भी अब तक मार्टिन के कहे अनुसार सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। वो रोज पेट्रोलिंग पर जाता था और आसपास के एरिया को सही से चेक करता था। खैर अब उसी दौरान अचानक से उसको स्टोरेज वाले कमरे के पास अजीब सा दरवाजा मिलता है, जिस पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था। अब क्योंकि फी को भी उस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो पैट्रिक के साथ उस कमरे में जाती है, जहां उनको एक बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खतरनाक हाईटेक गन मिलती है, जिसको शुरू में तो पैट्रिक को ऑपरेट करना नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो उसको ऑपरेट कर लेता है और वो असल में एक शॉकवेव शूट करने वाली गन थी, जिसके रिकॉइल से पैट्रिक खुद भी पीछे जाकर गिरता है। अब पैट्रिक तो ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और उसको तो इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक हथियार ऐसी रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद हो सकता है। वहीं रेशमस की मुलाकात सारा नाम की उसी लड़की से होती है, जो उसके पास वाले आइसोलेशन रूम में रहा करती थी। तब उसको देखने के बाद तो रेशमस पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि सारा हमेशा एक ऑक्सीजन मास्क पहनकर रखती थी और उसको जिंदा रहने के लिए वो पहन कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तब सारा रेशमस को उसके भाई याकूब का किलर बताने लगती है, क्योंकि उस दिन सारा की आंखों के सामने ही रेशमस की वजह से याकूब और बाकी सबकी जान गई थी।
तब अपने भाई की मौत की वजह से सारा इतना ज्यादा टूट गई थी कि उसने अपनी जान लेने का भी डिसाइड करा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी। असल में बचपन से ही उसकी इम्यूनिटी बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उसको घर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। और बाद में वायरस के फैलने के बाद सारा की हालत को देखकर मिलिट्री वाले लोगों ने भी उसको क्वारंटीन और सेफ एरिया में रखने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग उस समय बस उन्हीं लोगों को बचाना चाहते थे जो पूरी तरह से सही हो। तब ये देखने के बाद याकूब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उस समय पर उसके मम्मी पापा ने अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को छोड़ दिया था, और उसके बाद से याकूब खुद ही सारा का ध्यान रख रहा था। पर अब जैसा कि प्रेजेंट टाइम में याकूब मर चुका होता है, इसीलिए सारा को बहुत अकेला फील हो रहा था। इसीलिए यही सब बताने के बाद वो रेशमस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसी तरह से उसको भी मार दे जैसे उसने याकूब और बाकी सबको मारा था। तब ये बात सुनने के बाद तो रेशमस के पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि सिमोन ने उससे झूठ कहा है। खैर अभी खुद को खत्म करने के लिए सारा अपने मास्क को हटाकर धीरे धीरे रेशमस के पास आना चालू कर देती है, जिससे रेशमस डरते हुए थोड़ा सा पीछे होता है और उसकी बॉडी से वापस से वही वायरस निकलने लगता है। तब सारा वैसे उससे बच तो गई थी, लेकिन वापस से उस वायरस को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो अपनी जान नहीं देना चाहती थी। खैर अब जैसा कि रेशमस ने अपनी बॉडी से निकलने वाले उस ब्लैक सब्सटेंस को देख लिया था, तब उसको तो वैसे कुछ समझ नहीं आता, पर अब उसको ये जरूर समझ आ गया था कि सिमोन ने उससे झूठ कहा था। इसलिए वो याकूब और सबकी मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं अब तक सिमोन और मार्टिन भी कंप्यूटर को लेकर फैसिलिटी में आ गए थे, जहां कंप्यूटर को चालू करके सबसे पहले सिमोन अपनी और अपनी फैमिली की पुरानी फोटोज को देखती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर अभी वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और जल्दी से उस वायरस के मैप को देखने लगती है। उसको देखने के बाद फी तो पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि उस मैप की मदद से कोशिश करके वो लोग वायरस के एंटीट्यूड को बना सकते हैं, जो सुनकर सिमोन तो बहुत खुश होती है। लेकिन सिमोन और फी को असल में ये बात नहीं पता थी कि कीरा और उसके साथियों ने पहले ही फेडरिक के कंप्यूटर के अंदर एक जीपीएस और साथ ही ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो लोग अभी भी उन्हें देख पा रहे थे, और उसकी मदद से वो अभी भी सिमोन और फी की हर हरकत को ट्रैक कर रहे थे। और साथ ही जब सिमोन और मार्टिन सिमोन के घर की तरफ जा रहे थे, तब भी कीरा और उसके साथियों के पास उन्हें पकड़ने के काफी सारे मौके थे, पर उन्होंने जानबूझकर उन्हें वहां से निकलने दिया था ताकि बाद में उन्हें रेशमस की लोकेशन के बारे में पता चल सके। तब अभी उस फैसिलिटी की लोकेशन को देखने के बाद कीरा कुछ सोचने लगती है, जिसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होता। खैर वहीं अब तक फी और सिमोन उस वायरस के एंटीडोट को बनाने में लग गई होती हैं, और तब उस मैप की मदद से फी को पता चलता है कि असल में वो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो लगातार म्यूटेट करता रहता था, और वायरस के होस्ट को कोई दिक्कत होने वाली होती थी या वो डरा होता था, तो ऐसे में वो वायरस खुद ही दुश्मन पर हमला करता था। यही रीजन था कि क्यों रेशमस के डरे होने पर उसके आसपास के लोग मारे जाते थे, और यही सिमोन और बाकी सब के सेफ रहने का भी रीजन था, क्योंकि रेशमस को उन लोगों से डर नहीं लगता था। तब अभी के लिए फी सिमोन के पास जाकर उसको बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द उस वायरस के एंटीडोट को बनाने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आगे चलकर वो वायरस और ज्यादा म्यूटेट कर जाता तो उन लोगों को रेन वायरस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ता। खैर वहीं जैसा कि रेशमस को उस वायरस के बारे में सब पता चल गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा मेडिटेशन करके उस वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लेता है। लेकिन इस बात को उसने पूरी तरह से सीक्रेट रखने का ही डिसाइड करा था, इसलिए वो सिमोन के सामने भी जानबूझकर ऐसे ही रहता है जैसे कि सब नॉर्मल चल रहा हो। पर जैसा कि उसको सारा के सच में काफी अच्छा लगने लग गया था, इसलिए वो सारा के पास जाकर उसको सब बता देता है, और अभी वो उसके साथ उस वायरस का इस्तेमाल करके एक टेस्ट करने वाला था, जिसके सफल होने पर रेशमस किसी भी मासूम इंसान को चोट पहुंचाने या मारने से बच सकता था। तब सारा इसमें थोड़ा सा डर तो रही होती है, लेकिन बाद में वो इसके लिए मान गई। वहीं जब लिया और जॉन छत पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक बॉक्स में उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जिसको टच करते ही उनके सामने अपोलो कंपनी के मालिक का एक होलोग्राम आ गया था, जो बाद में सबसे बात करके उन्हें रेशमस को 24 घंटे के अंदर उसके हंटर्स के हवाले करने को कहता है, क्योंकि उसके हंटर्स ने पहले ही उनके एरिया को पूरी तरह से घेर लिया था, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो हंटर्स उनके ऊपर हमला करके सबको खत्म कर देते, और बाद में अपोलो कंपनी का मालिक भी उन वायरस कैप्सूल्स को एक्टिवेट कर देता, जो उसने पिछले पार्ट में सिमोन के साथियों को खिलाई थी, जिसके बाद वो बड़े आराम से रेशमस को अपने साथ लेकर जा सकते थे। तब ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और अभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब मार्टिन कुछ सोचते हुए फी और सिमोन से अगले 24 घंटे के अंदर किसी तरह से एंटीडोट को तैयार करने को कहता है, क्योंकि ऐसा करने से रेशमस के साथ साथ उन लोगों की जान भी बच सकती थी
और बाद में वो लोग हंटर्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर सकते थे। पर उसके बाद अभी भी पैट्रिक काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर सच में अपोलो का बॉस उस कैप्सूल को ओपन कर देता तो सच में वो सब के सब मारे जाते। इसी बारे में मार्टिन से बात करते हुए पैट्रिक को शॉक वेव वाले हथियार के बारे में याद आता है, जिसकी मदद से शायद वो उस चिप को डीएक्टिवेट कर सकते थे। इसलिए वो मार्टिन के साथ उस हथियार को लेने के लिए वापस से उसी खुफिया कमरे में जाता है, जहां जाकर उस हथियार को लाने पर वो लोग उसे एक ड्रोन पर टेस्ट करते हैं, जिससे उस ड्रोन ने काम करना बंद कर दिया था। और साथ ही मार्टिन के हाथ में भी रिकॉइल करने की वजह से तगड़ा झटका लग गया था, जिसका मतलब था कि शायद वो लोग सच में उसकी मदद से किसी तरह अपने अंदर मौजूद चिप्स को डीएक्टिवेट कर सकते थे। पर अभी जब वो एक और बार उस हथियार की टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। इसलिए तब पैट्रिक उसकी बैटरी लेने के लिए वापस से उसी खुफिया कमरे में अकेले जाने लगता है। अगर वहां पर जाते ही उसको अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया, जिसको देखते ही पैट्रिक ने उस पर हमला कर दिया था। मगर तब वो आदमी उल्टा पैट्रिक पर हमला करके उससे वो हथियार छीन लेता है और उसकी बैटरी को चेंज करके पैट्रिक को खत्म करने ही वाला था। पर तभी पैट्रिक ने अपने सामने मौजूद एक दरवाजे का बटन दबाकर उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो शॉक वेव दरवाजे से टकराकर वापस से उसी आदमी के ऊपर असर करती हैं, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वही गेट के दूसरी तरफ तेज वाइब्रेशंस की वजह से पैट्रिक खुद भी जमीन से उठ नहीं पा रहा था। वहीं सिमोन अभी जी जान से अपनी भाई को बचाने के लिए एंटीडोट बनाने में लगी हुई थी। और तब काफी देर की मेहनत के बाद फी के साथ मिलकर वो एक एंटीडोट को बना लेती है। लेकिन जब वो उसको एक चूहे पर टेस्ट करते हैं तो चूहे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका मतलब था कि उनका ये एंटीडोट फेल हो गया है और उन्हें नया एंटीडोट बनाने की जरूरत है। खैर इधर रेशमस अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारा के साथ बाहर आकर उससे उसे गुस्सा दिलवाने को कहता है, क्योंकि जब जब रेशमस को गुस्सा आता था या डर लगता था तब तब रेशमस की बॉडी से वो वायरस ओवरफ्लो करता था और रेशमस उसको ही कंट्रोल करना चाहता था। तब सारा भी रेशमस को उसके भाई और काफी सारे मासूम लोगों का कातिल बोलने लगती है, जिसकी वजह से सच में रेशमस को गुस्सा आने से उसके अंदर का वायरस बाहर आने लग गया था, जिसको शुरू में तो रेशमस जैसे तैसे कंट्रोल कर पा रहा था, पर बाद में उससे वो कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से अब सारा की जान जाने ही वाली थी कि तभी वहां पर सिमोन और बाकी सब भाग कर आ जाते हैं, क्योंकि जॉन ने उन्हें ऊपर की तरफ जाते हुए देख लिया था और इस बारे में जाकर सिमोन और बाकी सबको बता दिया था। तब जैसे तैसे सिमोन रेशमस से बात करते हुए उसको शांत करती है, जिससे रेशमस उस वायरस को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन रेशमस के इस रूप को देखकर सबको समझ आ गया था कि रेशमस की वजह से ही याकूब और उसके साथियों की जान गई थी और सिमोन ने सभी लोगों से झूठ कहा था, इसलिए सभी को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अभी कोई भी सिमोन से बात नहीं कर रहा होता। इवन सबसे ज्यादा बुरा सिमोन की हरकत की वजह से लिया को लगा था, क्योंकि वो अपनी टीम को एक परिवार की तरह देखती थी। इसलिए उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सिमोन ने उन लोगों से झूठ क्यों कहा, जबकि वो हर जगह उसका साथ देने के लिए तैयार थे। अभी वो इस बारे में जॉन से बात करते हुए उसके साथ आगे के सफर पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो ऐसी टीम के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उससे बातें छुपाए। वहीं मार्टिन भी सिमोन की इस हरकत की वजह से उस पर ज्यादा गुस्सा होता है, जहां सिमोन बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्टिन के हिसाब से सच में रेशमस बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था और उन्हें उसको अपोलो कंपनी को ही दे देना चाहिए था। ये बात सुनकर सिमोन उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे में अपोलो कंपनी वाले रेशमस को भी जान से मार देंगे, लेकिन मार्टिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको एक रूम में लॉक करके इस बारे में लिया और बाकी सबसे बात करने के लिए चला गया, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि उन्हें रेशमस को अपोलो को देना चाहिए या नहीं। लेकिन लिया ने तो इस बारे में सुनते ही साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो सच में अपनी टीम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बेशक से अभी कुछ समय पहले कुछ भी हुआ हो या सिमोन ने कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करी हो, लेकिन वो रेशमस को ऐसे ही उस कंपनी को देने के लिए तो एग्री नहीं कर सकती थी, जिसने रेशमस और सिमोन के सामने उनके पिता की जान ली हो। इसलिए अब सिमोन के लैब में लॉक होने के बारे में सुनकर लिया जल्दी से सिमोन के पास लैब में जाती है, जहाँ सिमोन के हिसाब से उसे इस बार सच में एंटीडोट बनाने का रास्ता मिल गया था। पर अभी जब वो उसके बारे में बताने के लिए रेशमस के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रेशमस तो वहां से सारा के साथ अपने एक अलग ही सफर पर निकल चुका था। असल में सारा ने मार्टिन और लिया की बातें सुन ली होती हैं, जिस दौरान उसको ऐसा लगता था कि मार्टिन किसी भी हाल में रेशमस को अपोलो कंपनी के हवाले कर देगा, जिसकी वजह से ही वो रेशमस के साथ तैयारी करके वहां से दुनिया घूमने के लिए निकल गई होती है और उन हंटर्स से बचने के लिए वो पास में मौजूद जंगल के एक दूसरे रास्ते से जाते हैं, जिनके बारे में किसी को ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये समझ आने पर सिमोन और बाकी सब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब वैसे आपको क्या लगता है,
अब आगे जब अपोलो कंपनी को रेशमस के भागने के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या सच में सिमोन ने ऐसा एंटीडोट बना लिया है जिसकी मदद से वो रेशमस को सही कर सकती है? और वहीं पैट्रिक का भी क्या हाल है? और सबसे बड़ा सवाल कि रेशमस और सारा बाहर की दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे और उनका ये सफर उन्हें साथ में कहां तक लेकर जाएगा? माफ करना, वीडियो के बड़े होने की वजह से मैं इन सब सवालों के जवाब आपको इसके अगले पार्ट में दे पाऊंगा। पर क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है? और क्या मुझे सच में इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर किसी और सीरीज को लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और अगर इस सीरीज को देखने के लिए 100 लोगों के भी कमेंट आते हैं तो पक्का मैं इसके सेकंड पार्ट को उन 100 लोगों के लिए भी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।